Hello everyone, welcome to EduTab. So we have started a new initiative और उस इनिशिएटिव का 4th लेक्चर है। इन लेक्चर सीरीज के थ्रू हम विद इन 25 लेक्चर्स आपके पीपीबी का कंपोनेंट को कंप्लीट करवाएंगे, दैट टू विद एमसीक्यूज। सेम सुबह पीपीबी आता है और शाम को आपको मिलते हैं IANIFS के लेक्चर्स एंड इसके बाद हम AFM से रिलेटेड भी ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप। इसमें मैंने एक दो टॉपिक्स और भी ऐड किए हैं जो आपके पेपर के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद गार्निशमेंट ऑर्डर। तो गार्निशमेंट ऑर्डर डिफरेंट होता है, अटैचमेंट ऑर्डर जो है थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। तो मान लीजिए रोहन ने पैसे उधार दिए करण को। जब रोहन ने बोला कि मुझे पैसे वापस कर दो, तो करण बोलता कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। इस केस में रोहन क्या है? क्रेडिटर, जिसने पैसे दिए हैं। जिसने पैसे लिए हैं वो क्या है? डेटर। तो अब ये क्रेडिटर जो है ये बोलता मेरे पैसे वापस नहीं आ रहे, ये चला जाता है, रोहन चला जाता है कोर्ट के पास। कोर्ट सारी एविडेंस देखता है और एक ऑर्डर निसी पास करता है। ऑर्डर निसी में क्या होगा? करण का जो बैंक है जिसने पैसे उधार लिए थे, उसके बैंक को ऑर्डर किया जाएगा कि इसकी सारी डिटेल्स भेजो कि इसके पास कितना पैसा है कितना नहीं है। बैंक उसको सारी इंफॉर्मेशन बताएगा कोर्ट को कि इतना पैसा है इसके पास, ये दे सकता है नहीं दे सकता है। तो उसके बाद कोर्ट फिर ऑर्डर करेगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट ऑर्डर एक पास करेगा। इस ऑर्डर को मिलने के बाद जो करण का बैंक है, जिसे अब हम गार्निशी बोल लेंगे, वो या तो उतने पैसे जितने का उधार है, जितने पे गार्निशमेंट ऑर्डर बैंक ने पास किया है, कोर्ट ने पास किया है, उतना पैसा अलग से सस्पेंस अकाउंट में डाल देगा या फिर करण के अकाउंट को फ्रीज कर देगा। ठीक है, और ये जो पैसा है जो करण के अकाउंट में है, इसे यूज किया जाएगा रोहन को पैसे देने के लिए जो उधार लिया था करण ने। ठीक है, तो कोर्ट के पास पावर आती है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो इस केस में जजमेंट क्रेडिटर या गार्निशर बोला जाएगा रोहन को, जो कि क्रेडिटर होगा। जो करण है जिसने पैसे लिए उसे बोला जाएगा जजमेंट डेटर, और जो बैंक है करण का उसे बोला जाएगा गार्निशी या फिर डेटर्स डेटर। ठीक है, तो इसमें करण के पैसे फ्रीज कर दिए गए, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए गए और उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा रोहन को ये पैसा वापस करने के लिए। तो जब भी आपने किसी को उधार दिया है वो पैसे नहीं वापस कर रहा, आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट पास करेगा गार्निशमेंट ऑर्डर। अब हम अलग अलग सिचुएशंस देखते हैं जहां पे गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मान लो गार्निशमेंट का जो ऑर्डर है वो करण के नाम पे आया, उधार करण ने लिया था, और जो अकाउंट है वो अजय और करण दो लोगों का मिलके एक जॉइंट अकाउंट है। तो क्या जॉइंट अकाउंट को अटैच कर दिया जाएगा? अब अकाउंट तो करण और अजय के नाम पे है, तो इसमें इसे अटैच नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा अजय और करण दोनों का है। अटैच ऑर्डर किसके नाम पे है? गार्निशमेंट ऑर्डर सिर्फ करण के नाम पे। तो यहाँ पे गार्निशमेंट ऑर्डर इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लो गार्निशमेंट का जो ऑर्डर है वो पास किया गया है करण, बी और सी तीन लोगों के नाम पे है, और जो अकाउंट है वो भी जॉइंट अकाउंट है करण, बी और सी का। और करण, बी और सी के अपने अपने इंडिविजुअल अकाउंट है, ये सारे अटैच कर दिए जाएंगे। इनके जॉइंट अकाउंट्स भी अटैच किए जाएंगे और इनके इंडिविजुअल अकाउंट्स को भी अटैच किया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर भी तीनों के नाम पे है। ठीक है, उसके बाद सिचुएशन आती है कि गार्निशमेंट का जो ऑर्डर है वो करण के नाम पे है। करण एक पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर काम करता है। तो क्या करण ने अगर उधार लेके पैसा वापस नहीं किया तो क्या उसके पार्टनरशिप फर्म को पकड़ लिया जाएगा? नहीं। अकाउंट होल्डर का जब पार्टनरशिप फर्म होगा उसके अकाउंट को नहीं अटैच किया जाएगा, सिर्फ करण के पर्सनल अकाउंट को अटैच किया जाएगा। लेकिन अगर यही सिचुएशन रिवर्स हो जाती है कि जो गार्निशमेंट का ऑर्डर है वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है, उस केस में फिर पार्टनरशिप फर्म के अपने अकाउंट तो अटैच किए ही जाएंगे। उस फर्म के जितने भी पार्टनर हैं इंक्लूडिंग करण, उनके अकाउंट्स भी अटैच किए जाएंगे। तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करते हैं और आपके अगेंस्ट गार्निशमेंट ऑर्डर है तो आपके पार्टनरशिप फर्म का पैसा नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम पे गार्निशमेंट ऑर्डर है तब आपका पैसा भी छेड़ा जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो नॉर्मल वाले होते हैं अंडर 1932 वाला पार्टनरशिप एक्ट, उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो आपका पैसा, फर्म का पैसा सब लेके उधार चुकाया जाएगा। फिर अगर गार्निशमेंट ऑर्डर है करण के नाम पे और करण एक ट्रस्ट अकाउंट का ट्रस्टी है, तो क्या फिर ट्रस्ट अकाउंट के पैसे छेड़े जाएंगे करण के पैसे पूरे करने के लिए उधारी वाले? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ट्रस्टी है, पैसा किसी और का है। तो यहां पे भी
उसके गार्निशमेंट ऑर्डर ट्रस्टी अकाउंट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब कुछ एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं गार्निशमेंट ऑर्डर की। जितने भी अकाउंट्स में क्रेडिट बैलेंस होगा, उस पर्सन के जितने भी अकाउंट्स होंगे उस बैंक के पास, सब अटैच कर दिए जाएंगे। अगर कोई एफडी है, करण, हम करण की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, करण के नाम पे कोई एफडी है तो उसे सिर्फ तब अटैच किया जाएगा जब वो मेच्योर हो जाएगी। स्पेशली एफडी तोड़ के रोहन को पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। फिर है नो ऑब्लिगेशन टू पे चेक्स। बैंक की फिर उसके बाद कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहती है चेक्स पे करने की। अगर गार्निशमेंट ऑर्डर में मान लो अमाउंट मेंशन्ड है कि रोहन को 2.5 लाख रुपए दिए जाएं, एग्जैक्ट अमाउंट अटैच्ड है, और करण के अकाउंट में कितना पैसा है, मान लो 3 लाख, तो सिर्फ 2.5 लाख अटैच कर दिया जाएगा और बाकी के 50,000 करण विल बी फ्री टू यूज। ओके। लेकिन अगर कोई अमाउंट मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा है कि रोहन को पे करना है, कोई अमाउंट कोर्ट ऑर्डर में मेंशन नहीं है, तो फिर सारा का सारा पैसा अटैच हो जाता है, करण का सारा पैसा अटैच कर लिया जाएगा। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, करण की एक कोई बिजनेस है, वो अकेला प्रोप्राइटर है उस फर्म का, तो अगर करण के नाम पे गार्निशमेंट ऑर्डर है तो उसका जो वो छोटा सा बिजनेस है ना प्रोप्राइटरी फर्म का, उसका पैसा भी बीच में ऐड कर लिया जाएगा, उन अकाउंट्स को भी बीच में अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर एक सिचुएशन देखते हैं कि मान लो एक ना करण की 3 लाख रुपए की एफडी है और इस 3 लाख की एफडी के अगेंस्ट उसने 1 लाख का लोन लिया हुआ है। तो 1 लाख तो इसमें से ऑलरेडी बंधे हुए हैं ना, 3 लाख की एफडी के अगेंस्ट 1 लाख की अगर लोन लिया है तो 1 लाख तो बंध गया। फ्री कितना अमाउंट है, 2 लाख। तो इस 2 लाख को अटैच किया जाएगा, पूरे पूरे 3 लाख को अटैच नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले वो 1 लाख चुकाना जरूरी है उस एफडी से जिनके लोन लिया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं, मल्टीपल अकाउंट्स को भी अटैच किया जा सकता है गार्निशमेंट ऑर्डर पे। कहाँ गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा, कैश क्रेडिट ओडी अकाउंट्स है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट पे नहीं होगा। अगर किसी एफडी पे कोई लोन लिया गया है उसे एज सिक्योरिटी रख के एफडी को, तब भी उस पे गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर 3 लाख की एफडी है और इस पे हमारा 2 लाख का लोन है, तो ये जो 2 लाख अमाउंट है ये ऑलरेडी बंधे हुए हैं, इसके अगेंस्ट एफडी नहीं होगी, सिर्फ फ्री अमाउंट के खिलाफ गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। ठीक है। पूरी की पूरी एफडी अटैच नहीं होगी यहाँ पे। उसके बाद है चेक प्रेजेंटेड इन क्लियरिंग येट टू बी रियलाइज्ड, इस पे भी गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। अमाउंट अगर ऑर्डर आने के बाद बैंक में जमा हुआ है तब उस पे भी गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लो कोर्ट का ऑर्डर गार्निशमेंट वाला बैंक के पास आया दोपहर को 12:30 बजे, ठीक है, तो जितना भी पैसा 12:30 बजे होगा उस पे गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। मानो अब करण के अकाउंट में शाम को कोई 20,000 जमा होते हैं, इस 20,000 पे गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर पास होने के बाद जो पैसा जमा होता है उस पे गार्निशमेंट ऑर्डर लागू नहीं होगा, वो आपका पैसा नहीं छेड़ा जा सकता। ठीक है। अब मान लो करण का नाम है करण शर्मा, और जो कोर्ट ऑर्डर आया है उस पे करण शर्मा ही लिखा है, लेकिन शर्मा की स्पेलिंग है SHERMA, शर्मा। तो ये दोनों में ई और ए का फर्क है। तो अगर बैंक अकाउंट में शर्मा SHER है और कोर्ट ऑर्डर में SHAR है, तो ये दोनों नाम अलग समझे जाएंगे और फिर गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा उस अकाउंट पे जिसमें ये स्पेलिंग की डिफरेंस है। एग्जैक्ट सेम नाम सेम स्पेलिंग होंगे तभी गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। ठीक है। और गार्निशमेंट ऑर्डर अप्लाई करने से पहले बैंक पहले राइट टू सेट ऑफ अप्लाई करता है। ये हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि राइट टू सेट ऑफ क्या होता है, लेकिन याद रखना है कि जो बैंक के राइट्स हैं लियन के सेट ऑफ के, वो पहले एप्लीकेबल होंगे गार्निशमेंट ऑर्डर के। ठीक है। अगर करण का कोई अकाउंट SBI की फॉरेन ब्रांच में है, उन पे ये गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। बैलेंसेस हेल्ड आउटसाइड इंडिया, इन पे नहीं होगा एप्लीकेबल। ठीक है। उसके बाद मान लो ये जो गार्निशमेंट ऑर्डर है ये किसी कंपनी के नाम पे था, करण की जगह मान लो रिलायंस के नाम पे था ये गार्निशमेंट ऑर्डर, और रिलायंस का ऑलरेडी दिवालिया निकल चुका है,
ये गार्निशमेंट ऑर्डर आने से पहले जब भी किसी कंपनी का दिवालिया निकलता है तो उसे एक लिक्विडेटर असाइन किया जाता है। वो लिक्विडेटर देखेगा कि कंपनी की सारी एसेट्स कैसे बेचनी है, किसको क्या क्या देना है। तो अब वो पैसा रिलायंस का नहीं रह गया, अब वो लिक्विडेटर के अंदर आ गया, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है। तो जो पैसा लिक्विडेटर ऑलरेडी ले जा चुका है, रिलायंस कंपनी का सारा काम अब लिक्विडेटर देख रहा है, तो उस अमाउंट पे भी, उस कंपनी पे भी फिर उस कंपनी के अकाउंट्स पे गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सेम ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि लियन और सेट ऑफ पहले एप्लीकेबल होता है और गार्निशमेंट ऑर्डर बाद में एप्लीकेबल होता है। अगर हम एक एग्जांपल देखें कि एक गार्निशमेंट ऑर्डर पास किया गया अमर और रिया के नाम पे, जॉइंट नाम पे गार्निशमेंट ऑर्डर आया। ठीक है, अब गार्निशमेंट ऑर्डर आया जिसमें बैंक ने बोला कि जो विद्या से इन्होंने पैसे लिए थे अमर और रिया ने, इनके पैसे वापस करें अमर और रिया, इनके अकाउंट अटैच कर दो। तो कौन कौन से अकाउंट अटैच होंगे अमर और रिया के? क्या अमर का इंडिविजुअल अकाउंट अटैच होगा? होगा। क्या रिया का इंडिविजुअल बैंक अकाउंट अटैच होगा? होगा, क्योंकि दोनों ने लिए ना पैसे, सिर्फ अमर ने नहीं लिए। रिया एंड अमर का जॉइंट अकाउंट अटैच होगा? होगा। रियाज अकाउंट इन पार्टनरशिप फर्म, ये अटैच नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ गार्निशमेंट ऑर्डर होता तो रिया का अकाउंट अटैच होता, लेकिन रिया का अगर गार्निशमेंट ऑर्डर है तो फिर पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट अटैच नहीं होगा। तो 1, 2 एंड 3 अटैच होंगे, 4 अटैच नहीं होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब एक अटैचमेंट ऑर्डर की बात करते हैं। देखो, गार्निशमेंट ऑर्डर कब पास होता है? जब आप किसी की उधारी नहीं देते हो। अटैचमेंट ऑर्डर आपको देती हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। जैसे आपने टैक्स नहीं पे करते हो तो आईटी डिपार्टमेंट वाले, जीएसटी वाले, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले, नेशनल जो है जो एजेंसीज हैं हमारी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, ये अलग अलग जो अथॉरिटीज हैं वो उन अटैचमेंट ऑर्डर पास करवाती हैं। और अटैचमेंट ऑर्डर में हमेशा अमाउंट स्पेसिफिकली मेंशन होता है। मान लो मैंने टैक्स नहीं पे किया इनकम टैक्स वालों को, या आपकी दुकान है और आपने जीएसटी नहीं पे किया है, तो वहां पे फिर कौन सा ऑर्डर पास होता है? अटैचमेंट ऑर्डर पास होता है। जब आपकी कोई ड्यूज है किसी सरकारी महकमे की तरफ, तब फिर अटैचमेंट ऑर्डर पास होता है। मैंने जीएसटी नहीं पे किया, ठीक है, और मैंने अपना टैक्स नहीं पे किया है, या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों को लगता है कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हूँ, तो वो फिर कौन सा ऑर्डर पास होता है? अटैचमेंट ऑर्डर पास होता है। इसमें हमेशा अमाउंट स्पेसिफिकली मेंशन होता है। और अगर गार्निशमेंट और अटैचमेंट ऑर्डर एक साथ पास हुए हैं तो अटैचमेंट ऑर्डर को पहले तवज्जो दी जाएगी। ठीक है, और इसमें कुछ मैटर नहीं करता कि अटैचमेंट ऑर्डर दोपहर को 12:30 बजे आया, चाहे शाम को 5 बजे पैसे आए और अकाउंट में, चाहे अगले दिन आए, चाहे अगले महीने आए, जितने भी पैसे आते जाएंगे सारे के सारे अटैचमेंट ऑर्डर में अटैच होते जाएंगे। इसमें जॉइंट अकाउंट का पैसा भी अटैच्ड होगा। मान लो अगर अटैचमेंट ऑर्डर करण के नाम पे आया था और उसका अजय के साथ जॉइंट अकाउंट है, गार्निशमेंट ऑर्डर में तो ये अकाउंट नहीं अटैच होता जॉइंट वाला, लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर में जॉइंट अकाउंट का पैसा भी अटैच हो जाता है। ये माना जाता है कि आधा पैसा करण का है, आधा अजय का है, तो करण का आधा अटैच कर दो। अगर अजय चाहता है कि नहीं ये सारा पैसा तो मैंने ही जमा करवा रखा है, करण तो वैसे ही ऐड किया हुआ है मैंने, तो उसे प्रूव करना पड़ेगा अजय को कि ये सारा पैसा मैंने ही जमा करवाया है और इस अकाउंट को ना अटैच करा जाए। अदरवाइज प्रोपोर्शनलेटली अटैच हो जाता है। अटैचमेंट ऑर्डर तब भी फॉलो किया जाता है चाहे वो पर्सन मर चुका हो, चाहे उस पर्सन का दिवालिया निकल चुका हो। अगर करण की डेथ भी हो जाती है तब भी उसके पैसे अटैच किए जाएंगे। अगर उसका दिवालिया निकल जाता है तब भी उसके पैसे अटैच किए जाएंगे। ओके, तो मेंटली याद रखना इतना कि गार्निशमेंट ऑर्डर उधारी वाला काम, अटैचमेंट ऑर्डर टैक्स नहीं पे किया वाला काम। ओके, अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अटैचमेंट ऑर्डर? It is issued by competent authorities like IT department, GST authorities, enforcement. ये लागू करते हैं, जारी करते हैं, बिल्कुल सही। ये सब्सिक्वेंट डिपॉजिट्स पे भी एप्लीकेबल है कि ऑर्डर आने के बाद जो पैसे जमा होते हैं उन पे भी एप्लीकेबल है, तो बिल्कुल एप्लीकेबल है। बैलेंस इन जॉइंट अकाउंट कैन ऑल्सो बी अटैच्ड, जो जॉइंट अकाउंट में पैसा है उसे भी अटैच किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसके अंदर करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये आपका डिपॉजिट हैंडलिंग कैश वाला चैप्टर है, उसका एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम। 99% चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा चेक ट्रंकेशन सिस्टम में से। ठीक है, तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम में आजकल
सबसे पहले हम बात करते हैं एक्ट की, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को अमेंड किया गया और उसमें सीटीएस को ऐड किया गया है। तो अगर कोई पूछेगा कि क्या एनआईए एक्ट के अंदर सीटीएस की बात की गई है, तो की गई है। फिर आईटी एक्ट को भी यहाँ पे अमेंड किया गया है, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट को भी इनको यहाँ पे ऐड किया जा सके। तो ट्रंकेटेड चेक में क्या होता है कि पहले आप क्या करते थे, पहले मुझे अगर चेक प्रेजेंट करना है तो मैं चेक लेके जाती थी, फिजिकल चेक। आप बैंकर हो, आप उस चेक को देखते थे, सब कुछ सही है, आप फिर वो चेक भेजते थे उस बैंक को जिसमें चेक इशू करने वाले का अकाउंट है। फिजिकल चेक उस बैंकर के पास जाता था, वो फिर चेक्स देखता था और फिर ये फिजिकल चेक ही इधर से उधर होता था। अब फिजिकल चेक इधर उधर से होएगा तो कभी फट गया, कभी गुम गया, 100 तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं, रास्ते में चोरी हो गया। लेकिन अब क्या हो चुका है कि जब मान लो हम एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो ये पर्सन है, इसका अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, इसका अकाउंट है एसबीआई अकाउंट में, इसने इसको पैसे दिए, इसने इसको पैसे देने थे, तो इसने पैसे कैसे दिए, इस पर्सन ने, मान लो इसका नाम है राम, इसका नाम है करण, राम ने करण को चेक दे दिया कि ठीक है। करण अब जाके अपना चेक कहाँ पे लेके जाएगा, अपने बैंक के पास, कि ये चेक है, इसे क्लियर करना है। अब ये एसबीआई बैंक क्या करेगा, करण का बैंक कैप्चर सिस्टम होगा इसके पास, इसमें चेक की फोटोज खींचेगा, आगे पीछे की ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल फोटोज खींचेगा और ये सारा डेटा, एमआईसीआर का डेटा, इमेजेस का डेटा भेजेगा उस एरिया के क्लियरिंग हाउस को। क्लियरिंग हाउस इस डाटा को चेक करके भेज देगा, ये राम का जो बैंक कौन सा है, आईसीआईसीआई के पास भेज देगा। चेक नहीं भेजेगा, सिर्फ डेटा भेजेगा, इसने डेटा इसको भेजा, इसने डेटा इसको भेजा, इसने सारी डिटेल्स चेक करी और इसने फिर वापस क्लियरिंग हाउस को भेजा, क्लियरिंग हाउस ने वापस इसको भेजा और ये पैसा करण के पास आ जाएगा। यहाँ पे आप ये चीज नोटिस करो, चेक इधर से उधर नहीं जा रहा है, चेक सिर्फ एक बार करण ने बैंक को दे दिया, यहाँ पे डेटा इधर गया, डेटा इधर गया, डेटा वापस आया और ऐसे क्लियरिंग साइकिल कंप्लीट हो गया और करण के अकाउंट पे पैसे आ गए। फिजिकली चेक को मूव कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिजिकल जो चेक होगा ना, उसे 10 साल तक संभाल के रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो इस बैंक के पास होगी या फिर क्लियरिंग हाउस का गोडाउन होगा, वेयर हाउस होगा, वहां पे 10 साल तक, चेक के 10 साल तक उसे संभाल के रखा जाता है फिजिकल कॉपी को। इधर उधर क्या घूम रहा है, डिजिटल जो उसकी इमेजेस है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम का मतलब है कि चेक की क्लियरिंग होती है इमेज बेस्ड वेरिफिकेशन से, कि इमेज को वेरीफाई किया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ चेक की क्लियरेंस के लिए यूज होती है तो वहां पे एमआरसीआई डेटा, डेट क्या है, नेम ऑफ प्रेजेंटिंग बैंक क्या है, ये सारी डिटेल्स जो हैं ये चेक की जाती हैं। आरबीआई ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी है कि वो सीटीएस को ऑपरेशनलाइज करे। तो इस टाइम पे एनपीसीआई जो है, इट एक्ट्स एज अ चेक प्रोसेसिंग सेंटर। इस चेक ट्रंकेशन सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी एनपीसीआई की है, ठीक है। और लीगल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए प्रेजेंटिंग बैंक को जो ट्रंकेटेड चेक है उसे ट्रंकेशन के बाद 10 साल तक संभाल के रखना है। तो फिजिकली या उस प्रेजेंटिंग बैंक के पास चेक रहता है या फिर क्लियरिंग हाउस के वेयर हाउस में वो चेक रखा जाता है। तो जो ड्यू डिलिजेंस का ओनस है अब किसके पास शिफ्ट हो जाता है, प्रेजेंटिंग बैंक के पास, क्योंकि जो दूसरा बैंक है उसके पास तो क्या आता है, उसके पास सिर्फ फिजिकल कॉपी आ ही नहीं रही है, उसके पास तो डिजिटल फोटोज आ रही हैं सारी। तो यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस का ओनर्स किस पे शिफ्ट हो जाता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम में प्रेजेंटिंग बैंक को, करण के बैंक पे ओनर्स आ जाता है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करने का। ओके, तो अब यहाँ पे जब सीटीएस सिस्टम आ गया है तो फिजिकल टेम्परिंग का कोई चक्कर ही नहीं रह जाता इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे जो ड्रॉअर का बैंक जो यहाँ पे है, ये ड्रॉअर है जिसने ये चेक इशू किया है, इसका जो बैंक है इसके पास कभी भी फिजिकल कॉपी नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस उसे पिक्चर्स में कोई दिक्कत लगे और वो मंगवाना चाहे कि मुझे पिक्चर्स क्लियर नहीं लग रही हैं, मैं फिजिकल कॉपी मंगवाना चाहता हूं, उस केस में आईसीआईसीआई जो है वो फिजिकल कॉपी मंगवा सकता है। ओके, चलिए, अब यहाँ पे जो सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड के जो चेक्स आए हैं, अब जितने भी चेक्स आते हैं वो पुराने वाले चेक से डिफरेंट हैं। सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड चेक्स आते हैं, इन चेक्स में कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं। अब जो बैंक का लोगो और डिटेल्स है यहाँ पे दिया जाता है, अल्ट्रा वायलेट इंक में बैंक का लोगो यहाँ पे प्रिंट किया जाता है। और ये जो चेक है ना,
इसमें वॉइड पेंटोग्राफ का फीचर है। वॉइड पेंटोग्राफ के फीचर में क्या होगा, अगर आप इस चेक को देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसकी जेरोक्स करेंगे तो आपको हर जगह वॉइड वॉइड लिखा दिखेगा। तो अगर कोई चाहे भी तो उस चेक की फोटोकॉपी नहीं बना सकता है, नकली चेक नहीं बना सकता है एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि जब भी वो उसकी फोटोकॉपी करेगा तो हर जगह वॉइड वॉइड लिखा आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है वॉइड पेंटोग्राफ का। रुपी का आप सिंबल यूज करना कंपलसरी है। फील्ड प्लेसमेंट के कहाँ पे साइन करने हैं, कहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है, ये सब कुछ भी एक प्रॉपर जगह इनकी फिक्स कर दी गई है। चेक के प्रिंटर की डिटेल्स तक जो है वो चेक पे लिखी जाती हैं। इवन जो क्वालिटी ऑफ पेपर है उसे भी स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है कि इसी क्वालिटी का पेपर यहीं से प्रिंट होके आएगा। वाटर मार्क वगैरह लगेंगे, ये सब कुछ अब एक CTS 2010 स्टैंडर्ड चेक के अंदर कंपलसरी फीचर्स हैं। अब अगर हम CTS की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो चेक है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, और इसे ट्रंकेट करने की जो इजाजत है वो सिर्फ बैंक जो इन्वॉल्व है या क्लियरिंग हाउस को ही अलाउड है। चेक को ट्रंकेट करने का क्या मतलब है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्लिक करके देना। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मुझे चेक बैंक को प्रेजेंट कराने की बजाय मैं चेक की फोटोज खींच के बैंक को भेज दूं। नो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही मुझे अलाउड है। ये जो चेक को ट्रंकेट करना है, इमेज क्लिक करना है, डाटा जनरेट करना है, वो बैंक और क्लियरिंग हाउस ही कर सकते हैं। ठीक है। अब एडिशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द ट्रंकेटिंग बैंक और क्लियरिंग हाउस टू द इलेक्ट्रॉनिक इमेज इज ऑप्शनल। अगर बैंक या क्लियरिंग हाउस अपना डिजिटल सिग्नेचर चेक पे ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, इट इज नॉट अ कंपल्सरी फीचर। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि इनमें से कौन से कंपल्सरी हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना कंपल्सरी नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, ये ना बहुत जल्दी काम करता है सिस्टम। क्योंकि अगर आप वैसे देखें तो फिजिकल चेक पहले SBI के पास गया, फिर क्लियरिंग हाउस के पास गया, फिर ICICI के पास फिजिकल चेक जाता, कितना टाइम लगता, ट्रक धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे सब कुछ डिजिटल है, 2 मिनट में यहाँ से वहां सारा जो सिस्टम है क्लियर हो जाता है, जल्दी से चेक क्लियर होते हैं। चेक फटने, गुमने का, चोरी होने का कोई भी चांस नहीं रहता है। ट्रांजिट के अंदर डाटा को मैन्युपुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि सारा डेटा इनक्रिप्ट होके जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी सेफ्टी में कोई भी इशू नहीं रहता है। ओके। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहाँ पे रिकंसिलिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, वो सब अब नहीं होता है। T+1 बेसिस पे सेटलमेंट हो जाती है, चेक आज जमा कराओ, कल आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू एंड टॉक अबाउट द ग्रिड बेस्ड CTS क्लियरिंग सिस्टम। तो अब जो CTS का क्लियरिंग सिस्टम है ये ग्रिड बेस्ड है। तो अभी इंडिया को 3 ग्रिड्स में डिवाइड किया गया है, चेन्नई, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर कोई पंजाब का चेक है, कोई हरियाणा का चेक है, कोई हिमाचल का चेक है, तो वो न्यू दिल्ली वाले क्लियरिंग हाउस के पास जाएगा। अगर कोई वेस्टर्न इंडिया के चेक्स है वो मुंबई के पास जाएंगे, जो साउथ के सारे चेक्स हैं वो चेन्नई के पास जाएंगे। तो यहाँ पे इससे फायदा क्या हो रहा है, हरियाणा का चेक हो, चाहे हिमाचल का चेक है, चाहे पंजाब का चेक है, अगर वो न्यू दिल्ली के पास जा रहा है तो ये सारे चेक्स लोकल चेक्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे, आउट स्टेशन चेक्स की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे। तो ऑल चेक्स ड्रॉन ऑन बैंक ब्रांचेस falling within the grid jurisdiction are treated and cleared as local checks। इससे better liquidity management हो जाती है। It allows banks to present receive checks from and to multiple cities in a single clearing house। तो multiple cities के जो checks हैं वो एक ही clearing house के पास जाते हैं। तो वैसे तो अभी गवर्नमेंट वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर रही ही है, लेकिन अभी हमारे पास 3 यहाँ पे क्लियरिंग हाउसेज हैं ग्रिड बेस्ड के अंदर। 3 कहाँ कहाँ पे हैं, चेन्नई, मुंबई एंड न्यू दिल्ली के अंदर। अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि जो नॉन CTS चेक्स हैं, पुराने वाले जो चेकबुक वाले चेक्स हैं, क्या वो इनवैलिड है? देखो, बैंक्स ने को एडवाइस कर दिया गया है कि वो CTS 210 कंप्लाइंट चेक्स ही इशू करेंगे सितंबर 30 2012 से। बहुत पुरानी बात हो गई है। और पहले क्या होता था, इनिशियली नॉन CTS चेक्स का अलग क्लियरिंग सेशन चलता था और जो CTS चेक्स है उनका क्लियरिंग सेशन चलता था, लेकिन अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 2018 से। जो नॉन CTS चेक्स हैं उनका क्लियरिंग सेशंस नहीं होते हैं। सो अब ऐसा तो है कि नॉन CTS चेक्स कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन CTS। तो नॉन CTS वाले चेक्स अब CTS सिस्टम में तो क्लियर हो ही नहीं सकते हैं। और बैंक्स को भी ये बोला गया है कि
जितने भी उनके नॉन सीटीएस चेक्स हैं कस्टमर्स के पास उन्हें विड्रॉ कर लो। अब वो वाले चेक तो क्लियर नहीं होंगे, लेकिन नॉन सीटीएस चेक्स अभी भी वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर देखो आप बैंक के पास जाओगे वो चेक लेके नॉन सीटीएस वाला पुराना वाला, तो उसके तो क्लियरिंग सेशन ही नहीं होते हैं, तो बैंक वाले तो यही बोल देंगे कि अब नया चेक बनवा के लेके आओ या दिक्कत है। लेकिन अगर हम एक्ट की बात करें तो अभी भी नॉन सीटीएस चेक्स एक वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो सीटीएस के अंदर 3 इमेजेस ली जाती हैं चेक की बैंक के द्वारा, एक फ्रंट ग्रे स्केल, एक फ्रंट ब्लैक एंड व्हाइट और एक बैक ब्लैक एंड व्हाइट। ये 3 पिक्चर्स क्लिक की जाती हैं। आरबीआई ने कोई अभी स्पेसिफिक इंक कलर नहीं बताया है कि ब्लू से ही चेक साइन करो, ब्लैक से ही साइन चेक करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई भी ऑल्टर्ड चेक, मॉडिफाइड चेक सीटीएस के अंदर अलाउड नहीं होता है, क्योंकि पिक्चर्स क्लिक करनी है, क्लैरिटी में प्रॉब्लम ना आए। ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन वाले चेक्स नहीं लिए जाते हैं बैंक के द्वारा। आपको बोला जाएगा कि नया चेक लेके आइए, ठीक है। द प्रेजेंटिंग बैंक, जिसको प्रेजेंट किया गया है चेक, उसे हैज टू डिजिटली साइन द इमेजेस एंड डाटा एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इटसेल्फ। ओरिजिन के टाइम पे ही डिजिटल साइन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अब एक और चीज ऐड की गई है, वो है सीटीएस पॉजिटिव पे सिस्टम। पॉजिटिव पे सिस्टम में क्या होगा, इसमें सिर्फ एडवाइस किया गया है, सीटीएस पॉजिटिव पे सिस्टम कंपलसरी नहीं है। आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि तुम पीपीएस फैसिलिटी उन चेक्स के लिए कंपलसरी कर दो जो 50,000 या उससे ज्यादा वैल्यू की है। तो इसमें क्या होगा, मान लो ये मेरा अकाउंट, मेरी ऐप है आईसीआईसीआई की, मैंने एक चेक इशू किया 60,000 का, मैंने चेक किसी को साइन करके दिया 60,000 का। अब मैं अपनी ऐप में जाऊंगी, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी, अपना नाम, यहाँ पे चेक नंबर, सारी डिटेल्स, किसको मैंने चेक इशू किया है, और यहाँ पे 60,000 का चेक है, किस तारीख को है, सारा कुछ मैं यहाँ पे भर दूंगी। और इससे क्या होगा, ये डाटा मेरे बैंक के पास चला जाएगा। कल जब बैंक के पास वो चेक आएगा 60,000 का, तो बैंक चेक कर लेगा कि क्या ये सारी डिटेल्स मैच कर रही है। तो ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए होता है पॉजिटिव पे सिस्टम, कि जिसने चेक दिया है आपको, वही अपने बैंक को पहले ही एडवांस में बता के रखेगा कि मैंने इतने का चेक इश्यू किया है, इसको किया है, ये चेक नंबर है। तो अभी ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन बैंक्स को एडवाइस किया गया है कि जो 50,000 या उससे अबव के चेक्स हैं उनमें इसे कंपलसरी कर सकता है, आरबीआई ने बोला है। आरबीआई ने भी कंपलसरी नहीं किया है। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी बिल्कुल सही हैं। MICR बेस्ड चेक प्रोसेसिंग हैज बीन डिसकंटिन्यूड, तो पुरानी जो MICR बेस्ड थी उसे तो अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। द पेपर चेक आफ्टर ट्रंकेशन इज टू बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ बैंक और क्लियरिंग हाउस ऑफ दैट ट्रंकेटेड चेक। तो पेपर जो चेक होगा, फिजिकल कॉपी कौन रखता है, या तो प्रेजेंटिंग बैंक अपने पास रखता है या क्लियरिंग हाउस रखता है, ये भी बिल्कुल सही है। सीटीएस इज बेस्ड ऑन ग्रिड बेसिस, ये बिल्कुल सही है। वन नेशन वन ग्रिड हैज बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट इंडिया, नहीं, अभी भी 3 है, चेन्नई वाला, दिल्ली वाला, मुंबई वाला। वन नेशन वन ग्रिड अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ओके, आरबीआई ने ब्लू एंड ब्लैक इंक मैंडेटरी कर दी है कस्टमर सिग्नेचर के लिए, नहीं, मैंने ये अभी बताया कि इंक का कलर मैंडेटरी नहीं किया गया है। तो करेक्ट क्या है हमारे पास, 1 एंड 2। आगे, which of the following statement is correct? Under CTS, check processing locations in India are consolidated into 3: Mumbai, New Delhi, Bangalore. मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई। तो चेक प्रोसेसिंग लोकेशंस 3 हैं, मुंबई, न्यू दिल्ली, बैंगलोर। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इन्होंने करेक्ट पूछा है। आरबीआई हैज मेड इट कंपल्सरी फॉर बैंक्स टू इनेबल पीपीएस पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर ऑल अकाउंट होल्डर्स इशूइंग चेक अबव 50,000। कंपल्सरी नहीं है, एडवाइस किया है, गलत। void pantograph has been removed under CTS, it has not been removed, it has been introduced। void pantograph में क्या होता है, कॉपी करो तो पूरे चेक पे void लिखा आएगा, ये भी गलत है। नॉन सीटीएस चेक्स रिमेन टू बी अ वैलिड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अभी भी वैलिड है, चाहे आप उसे क्लियर नहीं करवा पा रहे, लेकिन एक्ट के अकॉर्डिंग वैलिड है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Under CTS, the presenting bank which truncates the check needs to preserve the physical instrument for a period of, वो फिजिकल कॉपी कितने साल तक संभाल के रखनी होती है, 10 साल तक संभाल के रखनी होती है। ठीक है, चलिए अब काउंटरफीट नोट्स का एक पॉइंट है कि अगर बैंक के पास काउंटरफीट्स नोट आते हैं 4 या उससे कम, तो उन्हें पुलिस अथॉरिटी के पास भेज दिया जाता है बाय द नोडल बैंक ऑफिसर। लेकिन अगर काउंटरफीट नोट्स, नकली नोट अगर बैंक के पास 5 या 5 से ज्यादा आते हैं,
तो फिर FIR करी जाती है। जो वहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन होगा उनके पास FIR करनी पड़ती है अगर 5 या 5 से ज्यादा नकली नोट आपके पास रिसीव हुए हैं। और एक मंथली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट और जो FIRs है उनकी कॉपी हेड ऑफिस जो होगा बैंक का उसके फोर्ज नोट विजिलेंस सेल को, नकली नोटों का जो विजिलेंस सेल है उसके पास भेजा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके सॉइल्ड, म्यूटिलेटेड, डिफेक्टिव नोट है उन्हें किसी भी बैंक ब्रांच से जाके बदला जा सकता है। अब हम बात करते हैं टॉपिक मैंडेट की। ठीक है। तो मान लो मैं बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हूँ और मैं जाके बैंक की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकती हूँ, तो मैं एक पर्सन को, जो रिलायबल पर्सन है, उसे अथॉरिटी दूंगी कि तुम मेरी तरफ से कुछ एक्ट्स कर सकते हो, बैंक की ट्रांजैक्शंस तुम कर सकते हो। ठीक है। तो मैं अकाउंट होल्डर हूं, तो मैं एक मैंडेट का फॉर्म भर के, मैं एक अकाउंट होल्डर हूं, मैं एक मैंडेट का फॉर्म भरूंगी, हर बैंक का मैंडेट का फॉर्म होता है, उसे भर के बैंक को दे दूंगी। इसमें स्टैंप वगैरह लगवाने की जरूरत नहीं होती है कि मैं इस सामने वाले पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, मैंडेट के अंडर पावर दे रही हूँ कि मेरी तरफ से वो बैंक की ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। ओके। तो मैं मैंडेट जारी कर सकती हूँ, कोई स्टैंपिंग की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। उसमें क्या होगा, जिसको मैं मैंडेट दे रही हूँ, मान लो मेरा नाम मेघा है और मैं किसी रोहन नाम के पर्सन को मैंडेट जारी कर रही हूँ कि तुम मेरी तरफ से ट्रांजैक्शंस कर दो, तो बैंक क्या करेगा, रोहन के सिग्नेचर, रोहन का स्पेसिमन सिग्नेचर सब कुछ लेके रखेगा, फोटोग्राफ्स लेके रखेगा, क्योंकि मेरी तरफ से रोहन ट्रांजैक्शंस करेगा। तो यहाँ पे मैंडेट होल्डर जो कि रोहन होगा, या जैसे हम मैंडेटी भी बोल सकते हैं, उसके भी लिया जाएगा सिग्नेचर वगैरह सारी इंफॉर्मेशन। और ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, मैं बीमार हूँ 2-3 महीने के लिए, तो मैंने रोहन को 2-3 महीने के लिए ही पावर दी है कि तुम मेरी तरफ से ये बैंक की ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। अगर मेरी डेथ हो जाती है, मुझे इंसेन डिक्लेयर कर दिया जाए, मैं इंसॉल्वेंट हो जाती हूँ, इस केस में मैंडेट सीजेस टू बी वैलिड। अगर डेथ, इंसेनिटी या इंसॉल्वेंसी हो जाती है अकाउंट होल्डर की जिसने मैंडेट जारी किया था, तो फिर मैंडेट सीजेस टू बी वैलिड। और ये कभी भी मैं विड्रॉ कर सकती हूँ, अकाउंट होल्डर कभी भी मैंडेट जो जारी करता है उसे रोक सकता है। तो मैंडेट इंडिविजुअल्स भी जारी कर सकते हैं, जॉइंट अकाउंट होल्डर भी जारी कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 अकाउंट होल्डर्स हैं तो दोनों मिलके मैंडेट के फॉर्म पे साइन करेंगे। पार्टनरशिप फर्म भी मैंडेट जारी कर सकता है, लेकिन सारे पार्टनर्स को मैंडेट फॉर्म पे साइन करने होंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशंस को मैंडेट जारी करना अलाउड नहीं है। ओके। अब यहाँ पे जो मैंडेट होल्डर होगा उसे अलग से चेकबुक दी जाएगी, उसे अलग से ATM कार्ड इशू किया जाएगा, लेकिन वो ना ही NRE FDs अकाउंट ओपन कर सकता है, ना ही NRO FDs अकाउंट को ना ओपन कर सकता है, ना क्लोज कर सकता है। वो मेरे अलावा किसी को भी फंड्स रिपैट्रिएट नहीं कर सकता है। मैं अगर विदेश गई हूँ, मुझे ही पैसे भेज सकता है, वो विदेश में किसी और को पैसे नहीं भेज सकता है। वो मेरे जो अकाउंट के पैसे हैं किसी को मेरी तरफ से भी वो गिफ्ट नहीं दे सकता है। वो चेक साइन कर सकता है, चेक इशू कर सकता है मेरी तरफ से लोकल पेमेंट्स के लिए। और मैं लिमिट भी सेट कर सकती हूँ कि रोहन जो मेरा मैंडेटी है उसे सिर्फ मैक्सिमम 20,000 पर मंथ विड्रॉ करने दिया जाए, उसे सिर्फ 5,000 का चेक इशू करने दिया जाए। ये भी मैं इंस्ट्रक्शन साथ में दे सकती हूँ। और रोहन कल मेरे अकाउंट में मेरी पर्सनल डिटेल्स नहीं चेंज कर सकता, मेरा नाम, एड्रेस नहीं चेंज कर सकता, ना ही मेरा अकाउंट क्लोज कर सकता है। तो काफी लिमिटेड पावर जो है वो मैंडेट के अंदर दी जाती है। ज्यादा पावर कहाँ आती है, पावर ऑफ अटर्नी में। पावर ऑफ अटर्नी में जो पर्सन है जो पावर दे रहा है उसे बोला जाता है डोनर या प्रिंसिपल, जिसे पावर मिल रही है वो है डोनी या फिर एजेंट। एक शाहरुख खान की मूवी आई थी बाजीगर, बहुत बहुत साल पहले, उसमें भी वो अल्टीमेटली एंड में वो बदला लेने के लिए क्या करता है, वो पावर ऑफ अटर्नी मिल जाती है उसको विलन से, तो इससे क्या होता है वो सारा कुछ अपने अपने हिसाब से कर लेता है। तो पावर ऑफ अटर्नी में जो पावर मिलती है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रहती है। ठीक है। तो डोनर जो है वो पावर किसको देता है, डोनी को देता है। अब जो पावर ऑफ अटर्नी है 2 टाइप की होती है, जनरल, यूनिवर्सल या फिर स्पेसिफिक, लिमिटेड। अगर मैंने बहुत ही लिमिटेड पर्सन के लिए पावर ऑफ अटर्नी दी है, पावर ऑफ अटर्नी जिसको मिलती है, जो एजेंट होता है, वो मेरी तरफ मुझे रिप्रेजेंट करते हुए सारे काम करेगा। तो अगर मैं स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी दे रही हूँ तो मैं मान लो किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे रही हूँ, ये मेरी जमीन है, 1 करोड़ की, तुमने इसे बिकवाना है, मेरी तरफ सारा काम तुम करोगे। मैंने सिर्फ जमीन के रिगार्डिंग उसको पावर ऑफ अटर्नी दी है, तो ये स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी है।
यूनिवर्सल या जनरल पावर ऑफ अटर्नी में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव पावर्स होती हैं कि हर जगह पे तुम मुझे रिप्रेजेंट करोगे, मेरी तरफ से तुम काम करोगे। ओके अब यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सी है रिगार्डिंग पावर ऑफ अटर्नी? पावर ऑफ अटर्नी एक स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट होता है, ये बिल्कुल सही है। पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्टर कराओ ना करवाओ ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन स्टैंपिंग वगैरह इसमें जरूरी होती है। प्रिंसिपल कैन रिवोक पावर ऑफ अटर्नी एट एनी टाइम, यस कभी भी रिवोक कर सकता है, बिल्कुल सही है। जर्नल पीओए इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। जर्नल पीओए में तो मल्टीपल पर्पसेस के लिए होता है, स्पेसिफिक जो पावर ऑफ अटर्नी होती है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब पीओए स्टैंड्स रिवोक्ड बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल, कहते हैं पीओए रिवोक हो जाती है अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए, ये भी बिल्कुल सही है। अगर प्रिंसिपल खुद ही दिवालिया निकल गया तो पावर ऑफ अटर्नी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ अ बैंकर की। बैंकर को राइट्स मिलते हैं जर्नल लियन का, राइट टू सेट ऑफ जिसकी हमने पहले बात की थी कि मैं आगे बताऊंगी आपको, राइट टू क्लोज द अकाउंट, राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन, राइट बैंकर्स राइट टू एप्रोप्रिएशन। तो बैंकर्स लियन का मतलब होता है राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंटिल द डेट इज पेड। तो अगर मेरे कुछ गुड्स एंड सिक्योरिटीज बैंक के पास पड़े हैं तो वो उन्हें तब तक अपने पास रिटेन करके रखेगा जब तक मैंने जो उधार लिया है बैंक से मैं चुका ना दूं। अब ये बैंकर्स लियन का मतलब ये नहीं कि वो मेरा बैलेंस रोक के बैठ जाए कि मैं अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा पा रही, नहीं, उस पे लियन नहीं होता। कुछ मेरे गुड्स हैं, कुछ सिक्योरिटी है, शेयर के कागज है, जमीन के कागज हैं, उन्हें वो अपने पास तब तक रखेगा जब तक के मैं पैसा ना चुका दूं। ठीक है, और अगर मैं ना चुका पाऊं तो बैंक के पास पावर होगी कि वो इन गुड्स को सेल कर दे या सिक्योरिटीज को सेल कर सके। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो हमारे बैंक्स हैं उनके पास जनरल लियन की पावर होती है। देखो मैं आपको जनरल और पर्टिकुलर का थोड़ा सा बेसिक मतलब बता देती हूँ। मान लो मेरा ये बैंक अकाउंट में लोन ए है और लोन बी है। लोन बी के लिए मैंने ज्वेलरी गिरवी रखी है, ये मेरा पर्सनल लोन है, इसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। अब मैंने, अगर हम पर्टिकुलर लियन की बात करें, अगर पर्टिकुलर लियन होती तो उसमें क्या होता, अगर मैंने लोन भी चुका दिया मेरे गहने मुझे वापस मिल जाते, चाहे मैंने लोन ए अभी नहीं भी चुकाया, बैंक सेम है, एसबीआई के पास ही है। अगर पर्टिकुलर लियन होती कि इसका लोन मैंने चुका दिया ज्वेलरी वापस कर दो। जनरल लियन में क्या होता, मैंने लोन भी चुका दिया लेकिन मैंने लोन ए नहीं चुकाया, तब भी ये वाली ज्वेलरी मुझे वापस नहीं मिलेगी जब तक मैं लोन ए भी नहीं चुका सकती, क्योंकि जनरल लियन है। तो बैंक के पास जनरल लियन का राइट होता है, लेकिन ये लियन किन गुड्स और सिक्योरिटीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर मैंने कोई चीज बैंक को सेफ कस्टडी के लिए दी थी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरे लॉकर से सामान निकाल के रख ले साइड पे कि नहीं जी आप तो हमारा लोन वापस करो, नहीं, सेफ कस्टडी के लिए दिया है। डॉक्यूमेंट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए थे, डॉक्यूमेंट मैंने एस्क्रो के लिए दिए थे कि जब तक मेरी सेल ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो जाती घर की तुम अपने पास रखो, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए थे ना कागज, उन पे लियन एप्लीकेबल नहीं होगी। मुझसे गलती से कोई सामान बैंक में छूट गया, गलती से, उस पे भी लियन एप्लीकेबल नहीं होगा। इमेच्योर डेट्स पे नहीं होगा। अगर मेरी एफडी अभी मेच्योर होने में 2 साल पड़े हैं तो मेच्योर होने से पहले एफडी पे राइट टू लियन नहीं होगा कि वो एफडी जो उसे अपने पास रख ले। या फिर इसमें एक और भी चीज होती है कि मान लो कि मैंने लोन लिया है, लोन की अभी किस्त आने में 15 दिन पड़े हैं, अभी लोन की किस्त हुई ही नहीं है, आई नहीं है, पहले ही मेरा सामान जब्त करके रख ले, पहले ही मेरा सामान जब्त करके रखिए, क्योंकि अभी डेट इमेच्योर है। हो सकता है किस्त अभी 3 महीने बाद आनी है, अभी मेरे पास 3 महीने हैं ये डेट को पे करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी से मेरे सामान को जब्त कर ले। तो अगर डेट अभी इमेच्योर है उस पे ये नहीं होगा। मेरी कोई एफडी है उस पे भी नहीं हो सकता। एफडी पे क्यों नहीं हो सकता, पहली बात तो 2 साल तक वो अपनी एफडी मेच्योर हुई नहीं है, और प्लस मेरे जो बैलेंस है बैंक बैलेंस होते हैं उन पे भी लियन एप्लीकेबल नहीं होता है। कोई चोरी का सामान है उस पे भी बैंक वाले चुरा के ले आए या मैं चुरा के ले आई, उन पे भी लियन एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अगर बैंक ने राइट टू सेट ऑफ अप्लाई कर रखा है तो वो राइट टू लियन अप्लाई नहीं कर सकता, अगर राइट टू लियन अप्लाई कर लिया है तो राइट टू सेट ऑफ अप्लाई नहीं कर सकता है। जॉइंट अकाउंट में भी राइट टू लियन एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव लियन का क्या मतलब होता है कि देखो अब मैंने बैंक के पास तो कुछ गिरवी नहीं रखा हुआ और मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैं बैंक को बोलती हूँ कि तुम लियन मत अप्लाई करो,
मैं तुम्हें खुद से ही ये प्रॉमिस करती हूँ कि ना मैं इन चीजों को सेल करूंगी, ना हाइपोथिकेट करूंगी, ना प्लेज करूंगी, ना मॉर्टगेज करूंगी मैं अपनी प्रॉपर्टी को, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी पे जो मेरे गुड्स एंड सिक्योरिटीज हैं उस पर एक जर्नल लियन है बैंक के पास। मैंने बैंक से लोन लिया है अपनी कार लेने के लिए, तो अब मैं उनको बोलती हूँ कि तुम मेरी कार को या मेरी ज्वेलरी जो भी है उस पे तुम राइट टू लियन अप्लाई मत करो। मैं तुम्हें खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि ना मैं सेल करूंगी, ना मैं हाइपोथिकेट करूंगी, ना मैं प्लेज करूंगी, ना मैं मॉर्टगेज करूंगी। तो इसमें एक तरीके से पोजेशन बैंक के पास नहीं है, लेकिन मैंने खुद ही बोल दिया कि मैं इन चीजों को नहीं बेचूंगी, कुछ नहीं करूंगी जब तक मैं तुम्हारा लोन नहीं चुका देती। तो इसमें बैंक के कंसेंट की जरूरत नहीं है। नेगेटिव लियन तब तक एप्लीकेबल रहेगी जब तक मैं अपनी डेट्स को रीपे नहीं कर देती हूँ। ठीक है, जब तक ये डेट्स रीपे नहीं होती हैं तब तक ये नेगेटिव लियन जो है एप्लीकेबल रहेगी। अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें, it is the right of a banker to retain possession of the goods and securities owned by the debtor until the debt due from the letter is paid। ठीक है, अगर एक बैंक के पास मेरे कुछ गुड्स एंड सिक्योरिटीज पड़े हैं, वो रिटेन कर सकता है जब तक मैं उधार ना चुका दूं। ये कौन सा राइट है? सेट ऑफ, मैंडेट, लियन या पावर ऑफ अटर्नी? तो ये राइट टू लियन है। ओके, ये हमारा राइट टू लियन है। अब आता है राइट टू सेट ऑफ। इसे राइट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी राइट है जो एक बैंक को मिला है, और इस राइट को अप्लाई करने से पहले कस्टमर को रीजनेबल नोटिस देना जरूरी है। और ये राइट टू सेट ऑफ तब अप्लाई होगा अगर कहीं किसी डॉक्यूमेंट में कस्टमर ने कहीं एक्सप्लिसिटली ये ना बोला हो कि नहीं जी, राइट टू सेट ऑफ अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। इसमें एक कस्टमर है, उसने जमा करवा रखे हैं एक अकाउंट में पैसे 20,000। उसी बैंक में उसने ओवरड्राफ्ट ले रखा है 10,000 का। ड्यू डेट आ गई, ये ओवरड्राफ्ट का पैसा इस कस्टमर ने वापस नहीं किया। बैंक ने नोटिस भेजा कि तुम्हारे 10,000 ड्यू है, वापस कर दो। कस्टमर ने फिर भी वापस नहीं किए। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ये जो पर्सन है इसके दो दूसरा अकाउंट है जिसमें 20,000 पड़े हैं, वो यूज करके बैंक अपने पैसे पूरा कर लेगा। तो दो अकाउंट्स को कंबाइन करके सेट ऑफ अप्लाई हो जाता है, इसलिए इसको राइट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो अपने आप इसके अकाउंट में से 10,000 काट के बैंक अपने ये 10,000 पूरे कर लेगा ओवरड्राफ्ट के। तो इस केस में हुआ क्या है, इस केस में रीजनेबल नोटिस पहले दिया गया कि पैसे पूरे कर दो, उसने नहीं किए, तो ये स्टैट्यूटरी राइट है। और कहीं कस्टमर ने बोला भी नहीं हुआ था कि तुम राइट टू सेट ऑफ अप्लाई नहीं कर सकते हो। और इसके लिए सारी ब्रांचेस को सिंगल एंटिटी माना जाता है। हो सकता है ये पैसे करोल बाग वाली ब्रांच में हों, ये पैसे जो हैं उनकी द्वारका वाली ब्रांच में हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक तो सेम ही है ना, बैंक तो मान लो आईसीआईसीआई है, तो फर्क नहीं पड़ता। ये अलग ब्रांच में है, ये अलग ब्रांच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भी राइट टू सेट ऑफ जो है एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बैंक एक सिंगल एंटिटी है। और कंटिंजेंट डेट नहीं होनी चाहिए, पक्की डेट होनी चाहिए। ये जो है पक्की डेट है कि हाँ 10,000 देने हैं, कस्टमर ने देने हैं, नहीं देने अभी पक्का नहीं है, डेट है भी है नहीं है, ऐसा नहीं होता। पक्की डेट होनी चाहिए, ड्यू डेट निकल जानी चाहिए। नोटिस देने के बाद भी कस्टमर ने पैसे नहीं दिए तो फिर राइट टू सेट ऑफ जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब राइट टू सेट ऑफ विदाउट नोटिस कहाँ पे बैंक कर सकता है, यूज कर सकता है? नॉर्मली तो हम पहले नोटिस भेजते हैं, बैंक वाले नोटिस भेजते हैं कस्टमर को। कहाँ पे नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है? जहां पे पर्सन की डेथ हो चुकी है या जहां पे वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। अगर कस्टमर कंपनी है तो कंपनी वाइंड अप होने वाली है, तब भी राइट टू सेट ऑफ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, गार्निशमेंट का ऑर्डर आ गया उधर से, बैंक ने बोला कि इसका अकाउंट फ्रीज करो, तो पहले बैंक अपना देखेगा, पहले राइट टू सेट ऑफ लगा देगा। मैंने बोला था ना, गार्निशमेंट से पहले राइट टू सेट ऑफ लगता है। ठीक है, अगर उनको मिले नोटिस, बैंक को मिले कि ये जो इनका बैलेंस में पैसा है ये तो उसने कहीं और ही असाइन कर रखे हैं, कहीं और ही ये बैलेंस गिरवी रख रखा है, तो उस केस में भी पहले वो अपना राइट टू सेट ऑफ लगा देंगे। ये तो पैसा बैंक सोचेगा कि कहीं और चला जाएगा, तो पहले ही अपना राइट टू सेट ऑफ लगा देगा। ठीक है, कस्टमर के पास राइट टू सेट ऑफ नहीं होता है। ऐसा नहीं, अब मान लो कि मैं एक कस्टमर है, उसने चेक इशू किया करोल बाग वाली ब्रांच के अकाउंट पे। ठीक है, इसमें पैसे कम पड़ गए, तो कस्टमर ये नहीं बोल सकता कि तुम चेक बाउंस मत करो, तुम द्वारका वाली ब्रांच से पैसे निकाल लो। नो, ये राइट बैंक के पास है, कस्टमर के पास नहीं है।
एफडी पे राइट ऑफ सेट ऑफ का राइट लगता है आफ्टर, जब एफडी मेच्योर हो जाती है। पहले एफडी नहीं तोड़ सकता बैंक राइट टू सेट ऑफ लगाने के लिए, पहले एफडी मेच्योर होगी फिर उसे राइट टू सेट ऑफ लगेगा। अब किस केस में लगता है किस केस में नहीं लगता है राइट टू सेट ऑफ देख लेते हैं। डिपॉजिट ए के नाम पे है, लोन किसके नाम पे, ए के नाम पे, या ए की प्रोपराइटरशिप फर्म के नाम पे है, तो क्या राइट टू सेट ऑफ लग जाएगा डिपॉजिट पे? लगेगा, क्योंकि लोन ए के नाम पे है, डिपॉजिट भी ए के नाम पे है। अगर लोन ए और बी ने लिया है, दो जिन्होंने मिलके, और अकाउंट किसका है, ए का, राइट टू सेट ऑफ लगेगा। अगर लोन लिया है एबीसी पार्टनरशिप फर्म ने, ये तीन दोस्त हैं, इन्होंने मिलके पार्टनरशिप, ए और बी और सी ने मिलके पार्टनरशिप फर्म खोला, तो क्या फिर जो ए के नाम पे डिपॉजिट अकाउंट है उसे यूज किया जाएगा राइट टू सेट ऑफ के लिए? तो यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब डिपॉजिट जो है ए और बी के नाम पे है, लेकिन लोन सिर्फ ए के नाम पे है, तब राइट टू सेट ऑफ जॉइंट अकाउंट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर डिपॉजिट है पार्टनरशिप फर्म के नाम पे जिसमें ए पार्टनर है, तब क्या राइट टू सेट ऑफ लगेगा? नहीं, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म का पैसा है, लोन ए ने लिया है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, तो उस पे राइट टू सेट ऑफ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, डिपॉजिट किसके नाम पे है, एबीसी के नाम पे है, कंपनी के नाम पे है, और ए उस कंपनी में डायरेक्टर है, उसने लोन लिया है पर्सनल कैपेसिटी में, लेकिन पैसा तो कंपनी का है, तो उस पे राइट टू सेट ऑफ उस पैसे पे नहीं लगेगा। अब लोन लिया है ए ने, ए ट्रस्टी है एक ट्रस्ट का, तो क्या ट्रस्ट का पैसा यूज किया जा सकता है बैंक के द्वारा इस लोन को चुकाने के लिए, बराबर करने के लिए? नहीं, क्योंकि पैसा ट्रस्ट का है, ए सिर्फ एक ट्रस्टी है। अब लोन लिया है ए ने, उस लोन की गारंटी दी थी बी ने, अब ए ने लोन नहीं चुकाया, तो क्या बी का पैसा यूज किया जा सकता है? किया जा सकता है, क्योंकि उस लोन के लिए गारंटी किसने दी थी, बी ने दी थी कि ये नहीं चुकाएगा तो आप मेरा यूज कर लेना, गारंटी दी है उसने, तो इस केस में राइट टू सेट ऑफ एप्लीकेबल होता है। राइट टू लियन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किस केसेस में राइट टू लियन एप्लीकेबल नहीं होगा? सेफ कस्टडी आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट डिपॉजिटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, आर्टिकल्स लेफ्ट नेग्लिजेंटली, ऑल ऑफ द अबव। तो इन सब में ही राइट टू लियन एप्लीकेबल नहीं होता। मैंने बैंक को संभालने के लिए दिया है, डॉक्यूमेंट किसी पर्पस के लिए दिया है, या गलती से सामान छूट गया, उस पर राइट टू लियन एप्लीकेबल नहीं होगा। सो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू सेट ऑफ इज करेक्ट? द राइट कैन बी अप्लाइड ऑन कंटीजेंट डेट। कंटीजेंट क्या होता है? विच मे और मे नॉट अराइज, हो सकता है ये डेट हो सकता है डेट ना हो। मान लो मैंने कोर्ट केस मेरे पे हो रखा है, अगर मैं कोर्ट केस हार गई तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, अगर मैं कोर्ट केस जीत गई तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो ये कंटिंजेंसी है, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो कंटिंजेंट डेट्स पे राइट टू सेट ऑफ एप्लीकेबल नहीं होता, ये गलत है। इट अराइजेस ऑटोमेटिकली ऑन द डेथ ऑफ कस्टमर। हाँ जी, अगर कस्टमर की डेथ हो गई है, कस्टमर ने लोन ले रखा था और कस्टमर का अकाउंट भी है, तो इसकी डेथ होती, लोन का पैसा चुकवाने के लिए बैंक अपने आप अकाउंट में से पैसे निकाल लेगा। ठीक है, द अकाउंट ऑफ सोल प्रोपराइटर एंड हिज इंडिविजुअल अकाउंट कैन बी कंबाइंड। उसका अपना अकाउंट और उसका जो सोल प्रोपराइटरशिप फर्म है जो वो अकेला चलाता है, उसे कंबाइन किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। सो 2 and 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब बैंक के पास राइट होता है कि वो इंटरेस्ट और कमीशन चार्ज करे। बैंक आपको इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उन सर्विसेज के लिए पहले ही वो क्लैरिफाई कर देता है कि देखो इतना आपको इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे लोन पे, इतना हम कमीशन चार्ज करेंगे। तो बैंक के पास इंटरेस्ट और कमीशन रीजनेबल विद इन आरबीआई गाइडलाइंस चार्ज करना अलाउड होता है। फिर बैंक और कस्टमर की रिलेशनशिप को टर्मिनेट करना है तो भी बैंक भी कर सकता है, कस्टमर भी कर सकता है। तो यहाँ पे बैंक के पास उस रिलेशनशिप को टर्मिनेट करने का राइट है। तो टर्मिनेशन बैंक और कस्टमर रिलेशनशिप की कैसे हो सकती है? वॉलंटरी, या तो बैंक बोल दे, बैंक नोटिस भेजेगा कस्टमर को कि आप अपना अकाउंट सही से यूज नहीं कर रहे हो, या हमें लग रहा है आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, जो भी है हम आपका अकाउंट बंद करना चाहते हैं। तो अकाउंट बंद करने का राइट विद ड्यू नोटिस बैंक के पास है। कस्टमर को कहीं और शिफ्ट होना है, कस्टमर को बैंक की सर्विस नहीं पसंद है, वो भी अकाउंट क्लोज कर सकता है। बाय लॉ अगर गार्निशमेंट ऑर्डर आ जाए, इंसान का दिवालिया निकल जाए, कंपनी का दिवालिया निकल जाए, इंसान इंसेन हो गया या डेथ हो गया, इन केसेस में बाय लॉ बैंकर और कस्टमर की रिलेशनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो बैंक के पास भी राइट है।
सिर्फ कस्टमर के पास नहीं है, बैंक के पास भी है, कस्टमर के पास भी है। लीगली भी बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को यहाँ पे टर्मिनेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन की। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, मान लीजिए कि एक पर्सन है, ये पर्सन है, इसने बैंक से 2 लोन ले रखे हैं, लोन ए और लोन बी। दोनों की किस्त ड्यू है 10,000 की। ये पर्सन आया बैंक में 10,000 दे के चला गया कि किस्त पूरी कर लो लोन की। अब उसने बताया ही नहीं, इसमें भी 10,000 ड्यू है, इसमें भी किसकी किस्त पूरी करें। तो यहाँ पे अगर बैंक के पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दे के गया, ऐसी दे के चला गया, तो बैंक के पास राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है कि वो अपने हिसाब से इस 10,000 को यूज कर सकता है ये लोन का अमाउंट चुकाने के लिए। तो नॉर्मली जो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन लगता है, जो तो सबसे पहले ड्यू है, मान लो ये 2 तारीख को ड्यू है, ये 3 को ड्यू है, तो पहले इसमें पैसा डाला जाएगा 10,000 रुपए। हो सकता है वो कल दोबारा आके इसके लिए दे जाए 10,000 रुपए, तो पहले जो ड्यू है उसको पैसा दो। अगर दोनों ड्यू हैं, दोनों सेम इंपॉर्टेंस के हैं, तो उसमें क्या होगा, पहले इंटरेस्ट की तरफ पेमेंट की जाएगी। लोन ए और लोन बी का जो इंटरेस्ट है, पहले उसके तरफ पैसा दिया जाएगा। फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा, जो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा, मान लो ये मैंने 10,000 दे के चला गया वो पर्सन, इसमें भी 10,000 में से 2,000 इंटरेस्ट है, इसमें से 10,000 में 2,500 इंटरेस्ट है। तो पहले 25 और 2,000, 10,000 में से 4,500 कहाँ लग गया, इंटरेस्ट पेमेंट करने में। ठीक है, अब इसमें कितना बच गया, 8,000। इसमें कितना बच गया, इसमें बच गया 7,500। अब ये जो बचा हुआ पैसा है बाकी का 6,500, ये प्रोपोर्शनेटली इनमें चला जाएगा। ठीक है, और इन ऑर्डर ऑफ टाइम का मतलब क्या है, जो पहले ड्यू है उसमें पहले पैसा लगाएगा बैंक, उस अकाउंट में पहले यूज करेगा पैसा। ठीक है, अगर दोनों सेम टाइम पे ड्यू हैं, सेम इंपॉर्टेंस के हैं, तो फिर प्रोपोर्शनेटली पैसा डिवाइड किया जाता है, लेकिन वो पहले इंटरेस्ट पे ऑफ करने की तरफ यूज करता है बैंक। ये राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, ऑटोमेटिक राइट टू सेट ऑफ अराइजेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ऑटोमेटिकली राइट टू सेट ऑफ बिना नोटिस के, डेथ पे होता है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर पे भी होता है, रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कस्टमर्स क्रेडिट बैलेंस इस पे भी होता है, रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ सिक्योर्ड मोर्टगेज ओवर द सिक्योरिटी चार्ज टू द बैंक इस पे भी होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, बैंक को पेमेंट मिली है नेहा से। नेहा के 2 लोन अकाउंट है विद द बैंक, एंड उसने, नेहा ना बता के नहीं गई कि किस अकाउंट में पैसा डालना है, ऐसी पकड़ा के चली गई, बताया नहीं कौन से लोन अकाउंट में डालना है। ठीक है, अब बैंक ने अपने हिसाब से इन ऑर्डर ऑफ टाइम वो पैसा एडजस्ट कर लिया लोन अकाउंट के अंदर। तो बैंक ने कौन सा राइट यूज किया है, तो बैंक ने अपना राइट यूज किया है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। लास्ट क्वेश्चन है, रोहन ने 2 लोन लिए बैंक से। ठीक है, ऑन लोन ए 2,000 का इंटरेस्ट ड्यू है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना ड्यू है, 15,000। ठीक है, लोन ए में 2,000 का इंटरेस्ट है, 15,000 का प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू है। लोन बी जो है उस पे 1,500 का इंटरेस्ट ड्यू है और 10,000 का प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू है। दोनों 30 मई को ड्यू हैं, दोनों सेम स्टैंडिंग के लोन्स हैं। अब रोहन 10,000 दे के चला गया, अब ड्यू कितने, 17,000 यहां देने वाले पड़े थे और यहाँ पे 11,500 देने वाले पड़े थे, लेकिन वो सिर्फ 10,000 देके चला गया, इंस्ट्रक्शन नहीं देके गया कि किस अकाउंट में पैसा डालना है। तो अब बैंक इसको कैसे एप्रोप्रिएट करेगा, तो सबसे पहले वो इंटरेस्ट की तरफ पैसे करेगा। ठीक है, पहले वो 3,500 निकाल लेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। ठीक है, अब जो बाकी का बचा है उसमें प्रोपोर्शनेटली प्रिंसिपल अमाउंट्स का पैसा डिवाइड कर देगा, बचा हुआ 10,000 दोनों अकाउंट में प्रोपोर्शनेटली डाल देगा वो। ठीक है, 2:3 की रेशो बनती है इनकी, तो उसमें वो पैसा डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे आंसर करेक्ट क्या है, डिपॉजिट ₹3,500 टुवर्ड पेमेंट ऑफ बोथ इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट पे किया जाएगा, एंड द रिमेनिंग अमाउंट कैन बी appropriated proportionally towards the principal amount of both the loans। तो इसका आंसर क्या है, डी है आपका। ठीक है, तो ये है आज का आपका सेशन। अगर आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगता है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई भी सजेशंस हैं, कुछ भी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।